हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो है यूके एसएससी के उन सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होगी जिन्होंने जुलाई में पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ के एग्ज़ाम्स देने हैं दोस्तों। क्योंकि ये एग्ज़ाम जुलाई में है तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हम आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी क्लास जो है दोस्तों डेमो क्लास रहेगी, जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है जुलाई में होना है तो इस लिहाज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये जो पेपर है, ये एग्ज़ाम पेपर यूकेएसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम पेपर 2023 का है। और ये जो है दिसंबर 31 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था। और ये भी जो है पटवारी, लेखपाल और वीडियो के एग्ज़ाम्स का ही पेपर है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पेपर को। पोस्ट का नाम दोस्तों उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 को ये हुआ था। मतलब ये एग्ज़ाम का नाम था और एग्ज़ाम डेट थी 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये पेपर सेट सी को हमने यहाँ पर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। तो जो रेडियो है उसकी भाषा का स्वरूप क्या होता है दोस्तों? दृश्य रूप, दृश्य श्रव्य रूप, मूक अश्रव्य रूप या श्रव्य रूप। तो दोस्तों, अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में दृश्य रूप बिल्कुल नहीं होता। दृश्य श्रव्य रूप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मूक अश्रव्य रूप भी नहीं होता। जो रेडियो का भाषा का जो स्वरूप है वह है केवल श्रव्य रूप, यानी कि जिसको हम केवल सुन सकते हैं। तो रेडियो की भाषा जो है केवल श्रोता के तौर पर सुनी जा सकती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जैसे सूची 1 है, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित लेख होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं आलेख। क्या कहलाते हैं? इनको आलेख कहते हैं दोस्तों। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी को क्या कहा जाता है? तो जब विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी दी जाती है तो उसको कहते हैं दोस्तों संपादकीय। क्या कहा जाता है? उसको संपादकीय कहा जाता है दोस्तों। अगला है व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति। अगर व्यवहारिक बातों और घटनाओं की जो मनोरंजक प्रस्तुति की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों फीचर। क्या कहा जाता है? इसको फीचर नाम दिया गया है दोस्तों। अगला है किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना। अगर कोई सामग्री लंबी है और उसको जो है निर्धारित समय पर प्रसारित करने को कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है धारावाहिक। क्या कहा जाता है? धारावाहिक कहा जाता है। और आपने देखा होगा टीवी में जो धारावाहिक आते हैं वो एक निश्चित समय के लिए प्रसारित किए जाते हैं और काफ़ी लंबी सामग्री उनके पास होती है, यानी कि उनके जो सीरियल होते हैं 15-20 साल तक भी चल जाते हैं उसी टाइम पे, 1 घंटे के दौरान या आधे घंटे के दौरान। ठीक है, तो लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर प्रसारित करना कहलाता है धारावाहिक। और समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं को कहा जाता है दोस्तों आलेख नाम दिया जाता है। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। और साथ ही व्यवहारिक बातों और घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति को फीचर कहा जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये 4 के 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उपयुक्त हैं? तो जो गढ़वाली शब्द है उडवार,
उडवार के संबंध में कौन सा तथ्य उपयुक्त है? पहला है, यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। किसी इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, या पुरोहित, लोहार, रूढ़िया या ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। तो दोस्तों जो उडवार है वो क्या है गढ़वाल में? तो गढ़वाल में उडवार जो होता है दोस्तों, ये एक गढ़वाली जजमानी प्रथा भी है, ठीक है। और इसका संबंध जो है प्रत्येक फसल के अनाज से है, ठीक है दोस्तों। जो प्रत्येक फसल में जो अनाज होता है वो इसका संबंध है। और इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। तो ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये वाला, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, ये तो खैर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अनाज के बदले उधार मांगकर उधार वापस देना तो ये उडवार नहीं कहलाता। पुरोहित, लोहार, रूढ़िया या ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न देना, इसको कहा जाता है दोस्तों। जैसे जजमानी में प्रथा में अनाज दिया जाता है और प्रत्येक फसल के अनाज को दिया जाता है। पुरोहित, लोहार, उड़िया या ढोल वादक को कार्य के बदले जो अन्न दिया जाता है, इसको उडवार कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर बनेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म छांटिए। तो इसमें से सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर लौ दिया गया है, ऊष्म व्यंजन चौ दिया गया है, आगत व्यंजन टौ दिया गया है और संयुक्त व्यंजन कौ दिया गया है। अगर इसमें से सही युग्म की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है वो लौ ठीक है। क्योंकि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, अगर हम बताएं तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों यो, रौ, लौ और वो। यो, रौ, लौ, वो दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो दोस्तों वैसे तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन लौ, क्योंकि य, र, ल, व होते हैं अंतस्थ व्यंजन और लौ इसमें आया है, ठीक है। बाकी वैसे तो ये सब रॉन्ग हैं दोस्तों, तीन के तीन गलत हैं। बट अगर हम इसके सही आंसर पर चर्चा करें तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों, एक तो तालव्य स होता है, सेकंड नंबर का 100 होता है, थर्ड नंबर का 100 होता है और ह होता है दोस्तों। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम आगत व्यंजन की बात करें तो दोस्तों टौ आगत व्यंजन नहीं है। आगत व्यंजन में आता है दोस्तों डौ और ढौ, ठीक है। डौ और ढौ क्या आते हैं? आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन है एक सौ है, त्रौ है, ज्यों है और साथ ही दोस्तों स्रो है, ठीक है। अक्षौ, त्रौ, ज्यों और श्रो, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके आपके सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले का अंतस्थ व्यंजन में यो, रो, लो, वो, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यो, रो, लो, वो हो जाता है। उसमें व्यंजन सौ, शौ, शौ, हो होता है। आगत व्यंजन डॉ, ढौ होता है और संयुक्त व्यंजन इक्ष, त्र, ज्यों और स्रो होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें से किसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये एग्ज़ाम पेपर रहेगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी डेमो क्लास है। अगर इस क्लास पर आपका जो है अच्छा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो लगातार हम आपको इसी प्रकार के प्रिपरेशन कराते रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम सूची एक में देखें तो दावत दावत दिया गया है दोस्तों, और दावत के आगे दिया गया संकर शब्द। लेकिन दावत जो है संकर शब्द नहीं है। दावत दोस्तों है आगत शब्द। कैसा शब्द है दावत? ये एक आगत शब्द के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों थैला, यहाँ पर जो थैला आया है दोस्तों, थैला दोस्तों है देशज शब्द।
कैसा शब्द है? देशज शब्द है थैला। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है दोस्तों इसमें पंकज। जो पंकज है दोस्तों ये योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द के रूप में जाना जाता है पंकज। इसके अलावा है दोस्तों तहसीलदार। तहसीलदार दोस्तों कैसा शब्द है? तहसीलदार है दोस्तों संकर शब्द। कैसा शब्द है? संकर शब्द। ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो क का चौथा सही होगा, ख का तीसरा सही होगा, और गौ का दूसरा सही होगा, और जो घ है उसका पहला सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा, ऑप्शन में अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं इन ऑप्शंस में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कौन से किस प्रकार के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पक्ष विपक्ष, तो ये पक्ष का विलोम विपक्ष ही होता है। ये बिल्कुल सही है। थोड़ा, थोड़ा का अपोजिट होता है बहुत। ठीक है। थोड़ा का मतलब बहुत कम, और अपोजिट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। और नम्र का दोस्तों घृष्ट होता है। और यहाँ पर जो आस-पास है दोस्तों, ये जो है आपस में विलोम शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों? पक्ष विपक्ष सही है, थोड़ा बहुत सही है, नम्र घृष्ट ये विलोम शब्द हैं, बट आस-पास यहाँ पे विलोम शब्द नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँखन है आँसू ऊनी, आँखन है आँसू ऊनी, घुनन है जै के ऊनी। दोस्तों ये पहाड़ी लोकोक्ति है। इसमें है आँखन है आँसू ऊनी, घुनन है जे के ऊनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये कुमाऊनी भाषा का है कि आँखन में आँसू ऊनी, घुनन में के जय के ऊनी। ठीक है। ये लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा, आत्मीय जनों को अनुभूत सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने लोग होते हैं, जो अपने दिल से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं के अंदर सहानुभूति होती है, दूसरा किसी की समस्या को नहीं समझ सकता। तो ये इसका अर्थ हो सकता है कि आँखन है आँसूनी, घुनन है जे केऊनी। ठीक है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन दिया था आँख से आँसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं, ये तो इसका सीधा आंसर हो गया सटीक। आँख आँसू घुटनों से नहीं आते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल घुटने से आते हैं, वो तो लोकोक्ति है दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर जो क्या है, लोकोक्ति में क्या होता है कि लोकोक्तियों में दोस्तों जो वाक्यांश होता है, जो शब्द होते हैं, उनका अर्थ जो है थर्ड की ओर रिप्रेजेंट होता है। तो आँखन है आँसू घुनन है जे क्यों नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। और दूसरों के दुख को दुख देख कर आंसू आ जाते हैं, ये तो इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो इनमें से असत्य कथन की बात पूछी गई है। तो दोस्तों जो पटवारी, लेखपाल और जो है सेक्रेटरी यानी कि से संबंधित जो भी वीडियो से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं और क्षेत्रों में ही उन्होंने काम करना है, इसलिए इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इस पेपर के अंतर्गत भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न जैसे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैसे पहला है, छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति। तो छिटाण का अर्थ यही होता है बूंदाबांदी होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है अगर हम देखें, छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि, ये रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि अतिवृष्टि जो है अलग है। अतिवृष्टि का मतलब छिटाना नहीं होता है, क्योंकि छिटाने का मतलब थोड़ा बहुत बारिश होना, हल्का बूंदाबांदी होना छिटाण कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। बर्ख का अर्थ है वृष्टि, बरखा आ गई कहते हैं गाँव में कि बरखा आ गई। खासतौर पर गढ़वाल में इसको बोला जाता है शायद कि बर्ख आ गई है, तो बर्ख मतलब वृष्टि होता है दोस्तों। और झड़ का अर्थ है, झड़ का अर्थ होता है लगातार कई दिनों तक अगर बारिश होती है तो कहते हैं झड़ पड़ गए। ठीक है दोस्तों? तो झड़ पड़ना मतलब लगातार काफ़ी दिनों तक बारिश होना।
और बर्क का मतलब वृष्टि होना, बारिश होना। छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होना। ये बिल्कुल रॉन्ग है। छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार कौन असत्य है पूछा था, तो असत्य यही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भतुआ, भटा, सेमी क्या है? तो दोस्तों भतुआ, भटा, सेमी क्या है? ऑप्शन है स्थान, वनस्पतियां, वस्तु या बर्तन। तो भतुआ, भटा, सेमी ये क्या है दोस्तों? ये अगर हम बात करें दोस्तों, ये हैं वनस्पतियां। क्या है दोस्तों? ये वनस्पतियां हैं। भतुआ है, भटा है, सेमी है, ये तीनों के तीनों वनस्पतियां हैं। ठीक है, और ये भी जो है भाषा है पहाड़ी क्षेत्र की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो दोस्तों ये जो पद्यांश दिया गया है, इसमें किस अलंकार की योजना है? ऑप्शन है मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो इसके अंतर्गत जो अलंकार है दोस्तों, वो है मानवीकरण अलंकार। ठीक है दोस्तों। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुधन एषण यानी कि अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा? तो अनुधन एषण यानी कि अन्वेषण दोस्तों, इसमें यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुधन एषण है दोस्तों, उ धन ए। ठीक है दोस्तों, उ और ए का यहाँ पर छोटी ऊ और ए का यहाँ पर मिक्स रूप बन के अनुए उए बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अन्वेषण बन जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जो है संधि होगी? यहाँ पर होगी दोस्तों यण संधि। जब उ के बाद ए आई आता है, तो कौन सी संधि होती है दोस्तों? यहाँ पर यण संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से इसमें देखिए लगातार इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से संबंधित वाक्यांश आ रहे हैं, जिसकी एक बेहतरीन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक दो क्लास के अंतर्गत हम सारी इन चीज़ों को लेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन ये सब कुछ तब होगा दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो पर 100 लाइक्स और जो है कमेंट्स आते हैं दोस्तों, तो हम इसको लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हमारे चैनल प्रवक्ता से संबंधित है और हम इसमें प्रवक्ता की लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए जो है, अगर आपका सपोर्ट मिलता है, तो हम इसको जुलाई यानी कि 27 या 29 जुलाई का जो आपका इस एग्ज़ाम की जो डेट है, उसके लिए हम लगातार आपको इसमें क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो डिपेंड करेगा आपके प्यार और सपोर्ट पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जय जय की जय ने वीक क्वे ने। ठीक है, जय की जय ने वीक क्वे ने। तो ये वाक्य बोला जाता है दोस्तों अधिकांशतः। और इसमें ज्वे का अर्थ क्या है? तो ज्वे नहीं का मतलब जिसकी ज्वे नहीं उसकी कोई कोई नहीं, उसका कोई भी नहीं। इसका इसमें ज्वे का अर्थ होता है दोस्तों घरवाई, यानी कि घरवाली। ठीक है, यानी कि वाइफ। ठीक है, जिसकी वाइफ नहीं उसकी कोई नहीं, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, तो घरवाली का मतलब घरवाली होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैक ज्वेन वीक क्वीन। ठीक है, तो ज्वे का अर्थ है घरवाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, झिक्कल कामची उड़ायली है। तो झिक्कल कामची उड़ायली क्या है? उत्तराखंड की लोक कथाओं का संग्रह, बिल्कुल गलत। उत्तराखंड के लोक गीतों का संग्रह, ये भी नहीं। उत्तराखंड की भाषाओं का कहावत कोश, ये भी नहीं। झिक्कल कामची उड़ायली दोस्तों ये है उत्तराखंड की भाषाओं का जो व्यवहारिक शब्दकोश है, तो उसको कहा जाता है झिक्कल कामची उड़ायली। तो झिक्कल कामची उड़ायली दोस्तों उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है।
तो इनमें से कौन-सा जो है सर्वनाम का भेद नहीं है? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अतिवादी सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनमें से कौन-सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगर हम सर्वनाम की बात करें तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। तो आदिवादी सर्वनाम दोस्तों ये जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जौनसार में जो स्थानीय ज्योतिष की भाषा जो पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पातरा या सांचो या बगोई। ठीक है, तो जौनसार में स्थानीय भाषा में जो जिस पुस्तक को लिखा गया है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं, एक तो पातरा है, एक है सांचो या बगोई, या है जन्म पौत्री या पासों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सांचो या बगोई। ठीक है, ये जौनसार भाषा का है दोस्तों। इसमें स्थानीय ज्योतिष की जो भाषा है और उसमें लिखी गई जो पुस्तक है उसको सांचो या बगोई नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? तो कुमाऊनी भाषा में जो आण कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? कथा, मुहावरा, पहेली या जागर। तो कुमाऊनी भाषा में जो आण कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है पहेली को। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई पहेली पूछी जाती है दूसरे से उसको आण कहा जाता है, कि यानी कि हम आपसे आण पूछ रहे हैं और आण का अर्थ होता है पहेली। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। जैसे राहुल घर जा रहा है, तो राहुल घर जा रहा है तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये है विधिवाचक वाक्य। ठीक है, ये विधिवाचक वाक्य है। राहुल घर जाओ। ठीक है, अब हिंदी का यहाँ पर मेन रोल है दोस्तों, राहुल घर जाओ। तो राहुल घर जाओ क्या है दोस्तों? इसको आज्ञा दी गई है कि घर जाओ सीधे। ठीक है, तो राहुल घर जाओ आज्ञार्थक हो गया दोस्तों। अगला है दोस्तों, क्या राहुल घर जा रहा है? क्या राहुल घर जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और अगर शायद राहुल घर जा रहा है तो इसमें क्या हो जाए, सस्पेंसिव है कि घर भी जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो शायद राहुल घर जा रहा है तो यह है संदेहवाहक। तो इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएंगे, पहले का चौथा हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का पहले का तीसरा हो जाएगा और दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा और साथ ही चौथे का दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन जो आएंगे वो रहेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। जैसे न करने योग्य, तो न करने योग्य जो काम है दोस्तों उसको क्या कहेंगे? जो कार्य न करने योग्य हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे अकरणीय। क्या कहेंगे दोस्तों? अकरणीय कहा जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अब जहाँ पहुँचा ही ना जा सके दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अगम्य। ठीक है, उसका अगम्य हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। ठीक है, उसको अकिंचन नाम दिया जाता है। और जिसकी गिनती ना की जा सके उसको कहते हैं अगणनीय। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी, इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी की अतिरिक्त हिंदी भाषा किस रूप में लिखी जाती है? अरबी फारसी में, पाश्तो अरबी में, कैथी महाजनी में या उपरोक्त सभी में? तो देवनागरी के अतिरिक्त जो हिंदी भाषा लिखी जाती है दोस्तों वो लिखी जाती है कैथी महाजनी में। किस में लिखी जाती है? कैथी महाजनी में हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों इस डेमो क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो अगर पराई वस्तु के दिखावे से जो कष्ट होता है, ठीक है, अगर कोई पराई वस्तु को पहन के, जैसे कोई जेवर ही पहन के जाता है या कोई भी चीज़ होती है ना, किसी दूसरे से मांग के अगर कोई चीज़ पहन के जाता है, कपड़े ही पहन के जाता है, तो उसको दिखावे करने में जो कष्ट होता है दोस्तों इंटरनली, उस कष्ट को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए क्या वाक्य बना हुआ है? इसका वाक्य है दोस्तों, बिराना सोनान नाक दुखणो। ठीक है, बिराना सोनान नाक दुखणो, यानी कि दूसरे के पहने हुए, दूसरे के दिए हुए पहने सोने को पहनने से नाक जो है, नाक में दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार का इसका वाक्य बन सकता है दोस्तों। तो विराणा सोनान नाक दुखणो, ये इसका सही है, और ये भी पहाड़ी लैंग्वेज है दोस्तों, पहाड़ी भाषा का वाक्य है। तो इस प्रकार के आपको लेखपाल, पटवारी और साथ ही वीडियो के एग्ज़ाम में, ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम में दोस्तों, कुमाऊनी और गढ़वाली से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस लगातार करानी है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और विश यू ऑल द बेस्ट।